हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं पारिस्थितिक पिरामिड के बारे में। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही सुंदर टॉपिक है। दोस्तों, इस टॉपिक को पढ़ने से हमको हमारे बचपन की याद आ जाएगी, क्योंकि ये जो टॉपिक होता है बहुत ही सरल टॉपिक है। बचपन में हम लोग बहुत पढ़े हैं और आसानी से सबको समझ में भी आ जाती है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, पारिस्थितिक पिरामिड में बेसिकली हम जीवों के बारे में पढ़ेंगे कि जीव कितने टाइप के होते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। तो दोस्तों, जीव जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। पहला होते हैं स्वपोषी, दूसरा होते हैं परपोषी। तो देखते हैं स्वपोषी क्या है। तो दोस्तों, स्वपोषी वो है जो अपना भोजन जो प्रकाश की उपस्थिति में या जो स्वयं अपना भोजन बना ले। ओके दोस्तों, जो स्वयं अपना भोजन बना ले वो पर स्वपोषी है। दोस्तों, इसमें बेसिकली प्लांट ही बस आते हैं, क्योंकि प्लांट ही जो है क्लोरोप्लास्ट के द्वारा या क्लोरोफिल के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस के द्वारा। ओके दोस्तों, तो इसमें केवल प्लांट ही आते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं परपोषी क्या है। तो दोस्तों, परपोषी में चार टाइप होते हैं, उसको हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट होता है दोस्तों सहजीवी, दूसरा होता है सहभोगिता सहजीविता फर्स्ट, दूसरा होता है सहभोगिता, तीसरा होता है परजीविता, चौथा होता है मृतोपजीविता। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे प्लस प्लस का सिंबल लगाया है, प्लस और ज़ीरो का सिंबल लगाया है। तो दोस्तों, इसको मैंने ये आपको समझने के लिए लगाया है। तो ये जो प्लस का सिंबल है वो ये दिखाएगा कि इसमें फ़ायदा हो रहा है किसी जीव को, और अगर माइनस का निशान लगा है तो उसमें घाटा हो रहा है उस जीव को। अगर जीरो लगा है या शून्य लगा है तो इसका मतलब है उस जीव को कोई घाटा नहीं हो रहा, ना फ़ायदा हो रहा है ना घाटा। ओके दोस्तों, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसको मैंने आपको समझने के लिए बताया है प्लस प्लस। चलिए दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं सहजीविता क्या होता है। तो दोस्तों, सहजीविता में वो होता है जिसमें जो जीव है, एक जीव है जो दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है। तो दोस्तों, इसमें होता क्या है दोस्तों, वो जीव है जो दूसरे जीव से अपना जो भोजन प्राप्त कर रहा है, तो इससे क्या होता है कि जो फर्स्ट जीव को भी फायदा होगा जिससे वो भोजन ले रहा है, और जो भोजन ग्रहण कर रहा है उसको भी फायदा होगा। तो इसके उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, जैसे कि बैल हो गया, भैंस हो गया, ये सब जब चारा चरते रहते हैं। ओके दोस्तों, तो क्या है, छोटे छोटे जो चिड़िया होते हैं वो उनके पास जाके उनके पीठ में जा बैठ के वो छोटे छोटे कीड़ों को, उनके कान के पास के कीड़ों को या उनके शरीर के पास के कीड़ों को खाते रहते हैं। तो इससे क्या होता है दोस्तों, ये सजीवता के उदाहरण है, क्योंकि इससे उस जीव को ना कोई घाटा हो रहा है, या जो बैल है या जो गाय है उसको ना कोई घाटा हो रहा है, फ़ायदा ही हो रहा है उससे। और जो जीव उसका जो भोजन वो खा रहा है उसके कीड़े को, उससे उसका जीवन चक्र चल रहा है, या उस बर्ड का, उस पक्षी का जीवन चक्र चल रहा है। ओके दोस्तों, तो ये हो गए दोस्तों सहजीविता के उदाहरण, जिसमें दोनों जीव को कोई घाटा ना हो, उसको बोलते हैं सहजीविता। ओके दोस्तों। दोस्तों, दूसरा जो है वो है सहभोगिता। तो दोस्तों, सहभोगिता उसे बोलते हैं जिसमें जो एक जीव है जो दूसरे जीव को अगर खा रहा है या उसे ग्रहण कर रहा है, तो जो फर्स्ट जीव है उसे फ़ायदा होगा और दूसरे जीव को ना फ़ायदा होगा ना घाटा होगा। तो दोस्तों, इसके उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, जैसे कि हम लोग चावल की खेती करते हैं और गेहूँ की खेती करते हैं। तो होता क्या है दोस्तों कि हम क्या करते हैं, वो जो चावल है, गेहूँ है, जब अपना पूरा लाइफ साइकिल जब पूरा कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको काट देते हैं। तो इससे क्या होता है दोस्तों, उसने तो अपना पूरा जीवन कंप्लीट कर लिया है नहीं, तो उसको तो कोई घाटा नहीं हो, मतलब वो ज़ीरो में है समझ लो, उसको कोई घाटा नहीं हो। लेकिन हम उसको अगर खा रहे हैं तो हमको फ़ायदा मिल रहा है ना, हमको तो एनर्जी मिल रहा है उससे। तो एक जीव को घाटा नहीं हो, एक जीव को कोई घाटा नहीं हो रहा है, ना फ़ायदा हो रहा है, और एक जीव को उससे फ़ायदा हो रहा है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों सहभोगिता। दोस्तों, अब तीसरा देखते हैं, इसको बोलते हैं परजीविता। तो दोस्तों, परजीविता में ये वो पौधे आते हैं या वो जीव आते हैं दोस्तों, जिसमें अगर वो किसी दूसरे जीव पे या और किसी पे आश्रित हैं, तो पहले को तो फ़ायदा होगा लेकिन दूसरे को उससे घाटा होगा। पहले को तो फ़ायदा हो रहा है उससे उससे वो भोजन ग्रहण कर रहा है किसी भी माध्यम से, तो उसको फ़ायदा हो रहा है, और सेकंड वाले को घाटा होगा। तो इसके उदाहरण आपको बता रहा हूँ दोस्तों, जैसे कि आप अमरबेल देखते होंगे। तो अमरबेल को यदि आप तोड़ देंगे और उसे किसी दूसरे पौधे में फेंक देंगे, तो क्या होता है, कुछ दिन बाद वो पूरा उस पौधे को घेर लेता है और उससे उसको चूसते रहता है या उससे अपना भोजन प्राप्त करता है। तो दोस्तों, वो क्या है, इससे इसको तो फ़ायदा हो रहा है, अमरबेल को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन वो जो जिस पौधे में उसको फेंका गया है उसको घाटा हो रहा है, क्योंकि उसको अमरबेल के लिए भी खनिज पदार्थ, जल, इस सब की पूर्ति करने के लिए उसको एक्स्ट्रा कार्य करना पड़ रहा है। ओके दोस्तों, तो देखते हैं दोस्तों लास्ट, मृतोपजीविता।
तो दोस्तों मृतोपजीविता में उस जीव को लेते हैं दोस्तों जिसमें जैसे किसी जीव का जीवन साइकिल ख़त्म हो गया या वो मर गया। ओके दोस्तों, तो उसे डिकम्पोज करने के लिए मृतोपजीवी पौधे या मृतोपजीवी जीव होते हैं जो उन्हें डिकम्पोज करते हैं। ओके दोस्तों, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, न उस जीव को फ़ायदा ही होगा, इसमें कोई घाटा वाला कोई वो नहीं, क्योंकि जो जीव की मृत्यु हुई है उसने तो अपना पूरा लाइफ साइकिल ख़त्म कर लिया है, तो उसको तो घाटा होने की संभावना ही नहीं है, या घाटा तो हो ही नहीं सकता। तो जो मृतजीवी पौधे होंगे उनको फ़ायदा ही होगा। ओके दोस्तों, डिकम्पोज करेंगे और पृथ्वी में मिला देंगे तो उससे मृतजीवी पौधे को फ़ायदा होगा, इस किसी को घाटा नहीं हो सकता, नहीं होता है। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग समझते हैं कि जीवों का आपस में संबंध या फूड चेन में, खाद्य श्रृंखला में जीव आपस में किस तरह संबंध है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता होगा कि हम जो मानव हैं, ये सभी जो जीव हैं, वो किसी न किसी माध्यम से पौधे पर आश्रित हैं, अपना भोजन प्राप्त करने के लिए पौधे पर ही आश्रित हैं। ओके दोस्तों, क्योंकि हम इंसान हैं, हम तो फल फूल ही खाते हैं ना, तो हमें फल फूल कहाँ से मिलेगा, हमें तो पेड़ से मिलता है, पेड़ पौधों से। तो दोस्तों पेड़ पौधे भी तो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं आश्रित होंगे ना। सही कहा दोस्तों, आपने सही सोचा कि पेड़ पौधे जो हैं वो अपना भोजन जो है कहाँ से प्राप्त करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ओके दोस्तों, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे में उपस्थित क्लोरोफिल जो होता है वो एक्टिव हो जाता है, और जिससे वो लोग फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा स्वयं अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों तो जो उत्पादक है, जो पौधे हैं, उन्होंने अपना काम कर दिया, उन्होंने भोजन बना दिया। अब वो क्या करेंगे, जो शाकाहारी जो होंगे या फर्स्ट उपभोक्ता होंगे वो उसे ग्रहण करेंगे भोजन के रूप में। तो शाकाहारी हो गया बकरी, सेकंड उपभोक्ता जो हो गया, सेकंड कंज्यूमर जो हो गया सर्वाहारी, उसमें आ गया मानव, आ गया आपके कुत्ते, आ गए बिल्ली, आ गए, बहुत सारे जीव आते हैं सर्वाहारी में। थर्ड उपभोक्ता जो है दोस्तों वो है शेर है, चीता है, ऐसे करके बहुत सारे थर्ड उपभोक्ता हैं। और जो फोर्थ है दोस्तों वो है अपघटक। ओके दोस्तों, डिकम्पोजर है, ये जो है मसड़े गले जीव जंतुओं को खाकर उसे भूमि में मिला देते हैं खनिज के रूप में। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग देख लेते हैं जीव पिरामिड क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं स्थल का पिरामिड। स्थल का पिरामिड किस तरह से बनता है। तो दोस्तों हमारे स्थल में क्या होता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, उत्पादक होते हैं। उत्पादक होते हैं ना, इन्हीं से तो हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं ना, यही तो भोजन को बनाते हैं ना, प्रोड्यूसर तो यही है ना। ओके दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा स्थल में होते हैं उत्पादक। सेकंड होते हैं उपभोक्ता, तो मैंने आपको बताया उपभोक्ता किस टाइप के होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। ओके, और थर्ड जो होता है अपघटक होता है, डिकम्पोजर होता है। तो दोस्तों ये जो हो गया वो स्थल का हो गया, जीव पिरामिड स्थल का। दोस्तों तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सागर का पिरामिड क्या होता है। सागर ओशियन या डेजर्ट का पिरामिड कैसा बनता है ये देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, उत्पादक जो होता है वो सबसे कम होता है, सबसे कम होता है ना उत्पादक। उत्पादक नीचे होते हैं, समुद्र के नीचे छोटे छोटे जो पौधे होते हैं वही ना भोजन बनाएंगे। ओके दोस्तों, उत्पादक होंगे कम होंगे, उपभोक्ता हो गए उससे थोड़ा ज़्यादा होगा उपभोक्ता, और अपघटक जो होंगे वो सबसे ज़्यादा होते हैं। ओके दोस्तों, तो ये जो है इसका अगर आप उल्टा लेंगे तो वो हो जाएगा आपका ओशियन या डेजर्ट का जीव पिरामिड हो जाएगा। ओके दोस्तों, जैसे कि आपने डेजर्ट में देखा होगा कि वहाँ जीव जंतु तो बहुत कम मिलेंगे, लेकिन वहाँ चील जो है वो ऊपर में एकदम उड़ते रहते हैं। तो ये उन्हीं का उदाहरण है दोस्तों कि वो मरुस्थल का है या डेजर्ट का है। तो ये मरुस्थल का जीव पिरामिड हो गया दोस्तों, और ये आपका स्थल का। चलिए दोस्तों, तो हम लोग अब समझते हैं लिंडमान का नियम क्या है। तो दोस्तों लिंडमान का नियम को ही 10% का नियम कहा जाता है। हम लोग बचपन में पढ़े होंगे, 8वीं में 10वीं में पर्यावरण में या विज्ञान में पढ़े होंगे, बायोलॉजी में अपने, कि 10% का नियम क्या होता है। तो चलिए उसी क्या हो हम अब लोग समझते हैं कि 10% का नियम क्या है। तो दोस्तों जैसे कि आप सब लोग को पता है कि एनर्जी जो है वो ना उत्पन्न होती है और ना ख़त्म होती है। ओके दोस्तों, उसे ना उत्पन्न किया जा सकता है ना ख़त्म किया जा सकता है, उसे एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ओके दोस्तों, तो एनर्जी का वो है दोस्तों सूत्र है, ये परिभाषा है एनर्जी का। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है जो उत्पादक है वो पौधे हैं। तो दोस्तों जैसे कि ये जो सूर्य है उससे समझ लीजिए जैसे कि 1 लाख अगर वो आ रहे हैं ऊर्जा, तो 1 लाख ऊर्जा में से
पौधा जो है उसका 10% लेगा, तो 10% लेगा तो उसका कितना हो गया, ये 10,000 हुआ। ओके दोस्तों, तो ये ले लिया 10,000। अब ये अपना भोजन बनाया, उसके बाद इसको कौन खाता है, बकरी। ओके दोस्तों, तो बकरी जब इसको ग्रहण करेगा तो ये भी जो है पौधे का 10% ही लेगा। तो 10,000 का 10% कितना हो गया, 1,000। ओके, अब देखिए, अब ये जो फर्स्ट उपभोक्ता है या प्राइमरी उपभोक्ता है वो क्या करेगा, उनको कौन खाता है, सेकेंडरी उपभोक्ता। ओके दोस्तों, मानव हैं या और बहुत सारे जीव हैं सेकेंडरी उपभोक्ता, वो खाएंगे, तो वो भी इनका 10% ही लेंगे। तो 1,000 का 10% कितना हो गया, 100 हो गया। ओके दोस्तों, अब तीसरा जो है वो भी इसका 10% ही लेगा, और चौथा जो है वो भी इसका 10% ही लेगा। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो एनर्जी है वो 10% के हिसाब से सब में बढ़ती जाएगी। ओके दोस्तों इसमें होता क्या है दोस्तों कि जो सबसे पहला जो है उसको इसमें ऊर्जा सबसे ज़्यादा मिल जाती है, जो सबसे लास्ट में जो है उसको ऊर्जा सबसे कम मिलेगी। तो जो सबसे पहले है उसको सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिल जाएगी, सबसे जो लास्ट में है या मिडिल में है उसको उससे कम ऊर्जा मिलती जाएगी। ओके दोस्तों, और इसका अपोजिट आप देखेंगे दोस्तों तो होता क्या है, जैसे कि अगर ये जानवर अगर जहर खा लिया, तो ये अगर 10% खाया है तो उसका जो है 100% इसको मिलेगा। मतलब ये अगर खाया है कम तो इसका इफ़ेक्ट इसको ज़्यादा पड़ेगा। मतलब अगर ये बच रहा है तो ये मरेगा ही मरेगा। ओके दोस्तों, इसका मरना संभव ही है, ये निश्चित ही ये मरेगा। तो जो इसमें जहर का जो फार्मूला है वो इसमें बढ़ते जाएगा, जैसे इसमें घट रहा था 10% कम हो रहा था, तो वो जहर जो है उसमें जो है इसमें ये खाएगा तो इसको 10% ज़्यादा लगेगा, वो खाएगा तो उसको और 10% ज़्यादा लगेगा। तो जो सबसे लास्ट में अगर उसको खा लिया तो वो मरेगा ही मरेगा। तो लिंडमान ने ये भी नियम दिया था दोस्तों, जो जहर वाला जो मैंने अभी एग्जांपल बताया आपको, वो भी लिंडमान का ही नियम है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको लोग के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाते रहूँ।